नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में उस आदमी ने क्लाउड पर्ल आहान को दे दिया और पूछा कि अगर नरेश यह जेमस्टोन उससे मांगेगा तो क्या वो उसे सौंप देगा। तब आहान कहता है कि अब वो उसका हो गया है। नरेश जेनी और सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना बताती है कि वो वर्मा फैमिली को बिलोंग करती है और अगर उसे कुछ हुआ तो नरेश भी बच नहीं पाएगा। नरेश लड़कियों के साथ आहान के होटल पहुंचता है और उससे फाइट करने लगता है। वहीं पर आहान कहता है कि उन्हीं खाली जगह में फाइट करनी चाहिए। 3 काउंट करने तक दोनों फाइट करते रहते हैं, पर जैसे ही नरेश 3 बोलता है दोनों रुक जाते हैं। आहान कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी बात के इतने पक्के निकलोगे। नरेश ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। होटल के पीछे एक खाली जगह है जहां हम फाइट कर सकते हैं। वहां कोई आता जाता भी नहीं है। आहान जानता था कि वो किसी भी तरह नरेश से बच जाएगा, पर उसे चिंता दीपाक्षी की हो रही थी। दीपाक्षी जब से उसके साथ थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आहान की थी। वो वहां से जाना नहीं चाहता था और वहां रहने भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलकर देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। दोनों भागकर उस खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर सच में कोई नहीं था और बहुत शांति थी। वो एक ग्रासलैंड था और चारों तरफ सूखी हुई ग्रास थी। लगभग शाम होने वाली थी और सूरज डूबने ही वह था। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हारे मरने के लिए यह अच्छी जगह है, आहान ने कहा। कौन मरेगा यह तब पता चलेगा जब हम फाइट शुरू करेंगे, नरेश ने कहा। इतने कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फिर से फाइट करना शुरू कर दिया था। नरेश आहान के मुकाबले स्ट्रांग था, पर आहान को हराना इतना भी आसान नहीं था। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए वो दोनों बिना हेजिटेट किए अटैक कर रहे थे। आहान इस वक्त बहुत प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि नरेश उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि खाली जगह में नरेश को चैलेंज करके आहान ने गलती कर दी है। नरेश जिस तरह से अटैक कर रहा था, आहान सिर्फ डॉज कर पा रहा था। आहान नरेश के एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जेनी और सुहाना भी इन दोनों पीछे आ गई थी। दोनों वहां खड़े होकर उन्हें देखने लगी और आपस में बात करने लगी। जेनी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सुहाना दोनों को हैरत में देख रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। जेनी ने कहा, वो तो है, दोनों शायद कन्वर्टिंग फोर्स के पीक पर है। सुहाना ने जेनी की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी फैमिली में भी लोग हैं जो कन्वर्टिंग फोर्स पर है, पर वो ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं। सुहाना ने जेनी की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी फैमिली में भी लोग हैं जो कन्वर्टिंग फोर्स पर है, पर वो ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर जेनी की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। उसने कहा, क्या? तो फिर क्या यह दोनों ग्रैंड मास्टर रियल में है? ग्रैंड मास्टर काउंट तो फिक्स्ड है ना? सुहाना ने नामे गर्दन हिलाई और कहा, कितने ग्रैंड मास्टर है और कितने नहीं यह तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि यह ग्रैंड मास्टर रियल के नहीं है। इनके मूवमेंट्स में अभी भी थोड़ी स्टिफनेस है। सुहाना यह सारी बातें बहुत ऑब्जर्व करने के बाद बोल रही थी। जेनी ने भी उसकी बातों पर डाउट नहीं किया था क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट्स थे और उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज जेनी से बहुत ज्यादा थी। अचानक से जेनी ने कुछ सोचा और कहा,
कितनी दुख की बात है कि इन दोनों मास्टर्स के बीच में इतनी इंटेंस फाइट लोग देख नहीं पा रहे हैं। सुहाना मुस्कुराई और उसने कहा, हम देख रहे हैं ना। तुम्हें इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? जेनी ने कहा, मैं इनके आसपास जरूर रहती हूँ पर मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर्स को फाइट करते भी देख लूं तब भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सुहाना ने कहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत लेजी हो। जब कभी तुम किसी टू एक्सपर्ट से मिलोगी तुम भाग नहीं पाओगी। पर एक बात और है, तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर लो पर तुम कभी बहुत पावरफुल नहीं बन पाओगी। यह बात सुनकर जेनी ने कहा, तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे टेम्परामेंट्स इतने अलग हैं, फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हैं। इस पर सुहाना ने कहा, अपोजिट अट्रैक्ट्स बेबी। जब यह दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी तब फाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। आहान का क्यूआई फ्लक्चुएट करने लगा था और वो नरेश की स्पीड और रिदम हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहान की हार होना तय था। आहान खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था। नरेश को दिख रहा था कि आहान कोप अप नहीं कर पा रहा था। इसी खुशी में उसने अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और आहान से कहा, देखते हैं कितनी देर तक जिंदा रहते हो। इस पर आहान ने कहा, जब तक तुम्हें नहीं मार देता तब तक तो जिंदा रहूंगा। नरेश ने अपना पैर पटका और कहा, हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर नरेश ने कोलाइडिंग फिस्ट पंच का इस्तेमाल किया और सीधा आहान की छाती पर एम किया। आहान यह अटैक डॉज नहीं कर सकता था। आहान सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों को क्रॉस में करके अपनी चेस्ट के आगे रखा और नरेश के पंच को फेस किया। यह पंच इतना तेज था कि आहान लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे जाकर गिरा। आहान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था पर उसने अपना दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। नरेश भी आहान के करीब आ रहा था। वो जानता था कि आहान दर्द में है, इसलिए उसे और चोट पहुंचाने का यह सबसे अच्छा मौका था। उधर आहान अब डिफिकल्ट सिचुएशन में था। वो जानता था कि नरेश उसे और चोट पहुंचाने वाला है, पर उसे बहुत सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो नरेश के इस वार के लिए भी तैयार था। अपनी स्पीड और फोर्स की वजह से आहान ने नरेश का पंच डॉज कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस हवा में हाथ हिलाया था। अचानक से वहां सब कुछ बदल गया। कुछ उड़ता हुआ आहान और नरेश के पास आया, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। जेनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है यह क्या है? इतने में वहां एक फिगर नजर आया। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों फाइटर्स में से उसका टारगेट कौन था। आहान और नरेश इस वक्त बहुत केओटिक फाइट में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिएक्ट नहीं कर पाए थे। पर इतने में दोनों के बीच में एक तलवार आई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब दोनों ने अपने आप को संभाला तब वो उस तलवारबाज को देख पाए। वो एक बहुत यंग लड़का था और उसके चेहरे पर अभी मासूमियत थी, पर फिर भी उन दोनों ने उस लड़के को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने उसकी स्वॉर्ड तकनीक देख ली थी। दोनों ने सोचा कि इस एज में स्वॉर्ड स्किल को मास्टर करना बहुत बड़ी बात है। नरेश रुका और उसने कहा, ए बच्चे तुम कौन हो? वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसे गुस्सा तो नहीं आया था पर वो इरिटेट हो गया था। जब नरेश ने उसे बच्चे कहकर एड्रेस किया तब उसे बहुत गुस्सा आया, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो नरेश को अभी मजा चकाए, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, तुमने हमारी फैमिली की लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी उम्र में वो दिखावा लग रहा था।
नरेश ने कहा, तुम्हारी फैमिली की लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वर्मा फैमिली से हो? आहान, जो इस वक्त साइड में खड़ा था, वो बहुत कंफ्यूज्ड था। उसने कभी भी किसी वर्मा फैमिली के बारे में नहीं सुना था। उस लड़के ने कहा, जब तुम जानते हो तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर देते? फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। यह बात सुनकर नरेश ने कहा, बच्चे, जब मैंने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया था न, तब तुम अपनी माँ की कोख में थे। मेरे सामने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सच थी, पर उस लड़के को पसंद नहीं आई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो नरेश पर अटैक करने के लिए तैयार था। उस लड़के के वहां आने के बाद जेनी ने सुहाना से पूछा, वो ऋषभ वर्मा है ना, तुम्हारा छोटा भाई? सुहाना ने तुरंत मना करते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर उन्हें पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले मुझे पनिश करेंगे। जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज करने से मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों की तो शक्ल भी कितनी मिलती है। सुहाना ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे उन्हें अपना परिवार नहीं मानना है। जेनी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने इस मामले में सुहाना को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर सुहाना ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। जेनी ने कहा, जाने दो, तुम्हें समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा है। यह बताओ, यह यहाँ कैसे आया है? क्या यह जानता था कि तुम यहाँ हो? सुहाना ने जवाब दिया, पता नहीं। यह कहता है कि यह मेरी खुशबू पहचानता है और मैं कहीं भी हूँ यह वहाँ पहुँच सकता है, पर पता नहीं यह बात कितनी सच है। जेनी ने कहा, आई होप तुम इस बात पर भरोसा नहीं करती हो। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया है। वर्मा फैमिली में कोई भी भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं। जेनी यह सारी बातें सिर्फ सुहाना के आगे बोल सकती थी। अगर वर्मा फैमिली से कोई उसके सामने आ जाता तो उसकी जुबान तक नहीं खुलती। सुहाना जेनी का नेचर जानती थी, इसलिए वो चुप रही। अचानक से जेनी ने पूछा, क्या यह इन दोनों से लड़ने वाला है? सुहाना ने कहा, पता नहीं। ऋषभ की स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर वो अगर एक एक करके भी इनसे फाइट करेगा तो भी जीत नहीं पाएगा, इसलिए 2 वर्सेस 1 तो बहुत बड़ी बात है। जेनी ने कहा, अगर वो विराट से हाथ मिला ले तो शायद दोनों मिलकर नरेश को हरा सकते हैं। सुहाना ने जवाब दिया, यह बहुत घमंडी है, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ऋषभ यह सारी बातें सुन नहीं पा रहा था, पर सुना जो बोल रही थी वो सच था। उसने सबसे पहले नरेश पर अटैक किया। उनके फाइटिंग स्टाइल से पता चल रहा था कि ऋषभ का लेवल नरेश से कम था। नरेश ने भी ऋषभ से फाइट करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उसके साथ बहुत लाइटली फाइट कर रहा था। जहां ऋषभ अपना 100% दे रहा था, वहीं नरेश अपना 70% स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। इस वक्त आहान बैटल फील्ड से दूर हो गया था और उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा था। उसने मूव करने के बारे में सोचा नहीं था, बस चुपचाप देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि क्या आहान मौका देखकर अचानक से नरेश पर अटैक करेगा या फिर ऋषभ के जाने का इंतजार करेगा। उधर नरेश के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो बहुत थक चुका था और भागना चाहता था। वो जानता था कि इस सिचुएशन में वो आहान को हरा नहीं पाएगा। क्या नरेश वहां से भाग जाएगा या फिर उससे पहले आहान बीच में आकर नरेश पर सरप्राइज अटैक करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत।
नमस्कार, धन्यवाद।